आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कॉमन दिग्विजय, पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज जिस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में, यानी केमिकल्स या कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को ज्ञात करने में सबसे पहला यूज़ होता है। UV was the first organic spectral method, however, it is rarely used as a primary method for structure determination. तो सबसे पहले कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया गया था, लेकिन किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए प्राइमरी जो टेक्निक है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राइमरी टेक्निक्स में से नहीं माना जाता, यूज़ नहीं किया जाता। दूसरी टेक्निक्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अननोन कंपाउंड्स को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे? नोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रा और अननोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रा दोनों को कंपेयर करके यदि दोनों कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रा मैच करते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि जो अननोन कंपाउंड है वो एक्चुअली कौन सा कंपाउंड है। साथ ही साथ कंपाउंड में अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि मौजूद है तो उसे भी पता लगाया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू। हीट्रो एटम्स जैसे कार्बन के अलावा जो भी हीट्रो एटम्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, इस तरह के हीट्रो एटम्स के प्रेजेंस या एब्सेंस को भी पता लगाया जा सकता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली बियर-लैम्बर्ट्स लॉ पर बेस्ड है और बियर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अब्जॉर्बेंस जो है वो है A = log I0 upon IT माइनस log of T = एप्सिलॉन CL। यहाँ पर I0 इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, IT ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, T ट्रांसमिशन है, एप्सिलॉन मोलर अब्जॉर्प्टिविटी है, C कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड का और L लेंथ है सॉल्यूशन का। कैलिब्रेशन कर्व मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वैसे तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए, तो कई मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यहाँ पर हम लोग कैलिब्रेशन कर्व मेथड पे फोकस करेंगे। ये कॉमनली यूज्ड मेथड है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं जिस कंपाउंड जो अननोन कंपाउंड है जिसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन करना है जिस कंपाउंड का, उस कंपाउंड का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, नोन कंसंट्रेशन के। फिर उन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का अब्जॉर्बेंस मेजर किया जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। फिर एक कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है। कैलिब्रेशन कर्व बनाते समय एक्स एक्सिस में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रखा जाता है और वाई एक्सिस में अब्जॉर्बेंस। फिर सैम्पल सॉल्यूशन जो अननोन सैम्पल सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके अब्जॉर्बेंस को डिटरमाइन किया जाता है, जिसके बेस पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करेंगे। ये कैलिब्रेशन कर्व है जिसमें एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड का, स्टैंडर्ड कंपाउंड का और स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का, और वाई एक्सिस पे उनका अब्जॉर्बेंस है। अब जो हमारे पास अननोन सॉल्यूशन है उसके अब्जॉर्बेंस के वैल्यू के बेस पे हम कैलिब्रेशन कर्व से उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन्स देखना है तो विटामिन्स A1 और A2 325 और 351 नैनोमीटर पे अब्जॉर्बेंस लैम्डा मैक्स शो करते हैं। विटामिन A2
आप देख सकते हैं कि विटामिन A2 के लिए अब्जॉर्बेंस 351 नैनोमीटर है, जो कि अधिक है। तो विटामिन A2 लॉन्गर वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन पाया जाता है। ये है विटामिन A1 का स्ट्रक्चर और ये है विटामिन A2 का स्ट्रक्चर। कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा रिंग में, जो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है उसके पास, इसलिए लॉन्गर वेवलेंथ पर विटामिन A2 अब्जॉर्ब करता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स और नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पे। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स क्या कौन से होते हैं? वे कंपाउंड्स जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से जिसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें इस तरह से बॉन्ड पाए जाते हैं, वो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। और जिसमें इस प्रकार के बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, वे नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। The N to pi antibonding band for carbonyl group appears at longer wavelength in case of alpha beta unsaturated ketone as compared to non-conjugated ketones। तो जब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यानी कीटोन ग्रुप के पास एक कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन में ये डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंपाउंड में N to pi एंटी बॉन्डिंग जो बैंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे देखने को मिलता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया है। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देख सकते हैं आप लोग। और ये नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन है, इसमें कॉन्जुगेशन एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो जो पहला कंपाउंड है वो उसका लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ पे मिलेगा, और जो दूसरा कंपाउंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ पर अब्जॉर्बेंस शो करेगा। प्रेफरेंस ऑफ टॉटोमेरिक फॉर्म्स। टॉटोमेरिक फॉर्म्स में कौन सा फॉर्म कंपाउंड किस फॉर्म में ज़्यादा पाया जाएगा वो कहलाएगा प्रेफरेंस ऑफ टॉटोमेरिक फॉर्म। 2-हाइड्रोक्सीपिरिडिन एंड पाइरिडोन 2 ये आपस में टॉटोमर्स हैं, 2-हाइड्रोक्सीपिरिडिन और पाइरिडोन 2। इनमें से पाइरिडोन 2 जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी 2-हाइड्रोक्सीपिरिडिन और पाइरिडोन 2 के कंपैरिजन में। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनमें उनके कॉन्फ़िगरेशन यानी जो कंपाउंड आपको दिया गया है सैंपल, वो सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो जो सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसमें नॉन कोप्लेनारिटी पाया जाता है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं स्पेस में सिस पोजीशन में मौजूद होते हैं। तो सिस पोजीशन में उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूएंट के कारण नॉन कोप्लेनारिटी कंपाउंड में देखने को मिलती है। इसलिए लोअर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ पे कंपाउंड अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जबकि ट्रांस आइसोमर में इस तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए वो हायर वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर सिस स्टिल्बिन है, ये यहाँ सिस सब्स्टिट्यूशन है कंपाउंड्स का। तो इसका स्पेस में अरेंजमेंट इस प्रकार से हो जाता है कि जो कंपाउंड है वो नॉन प्लेनर हो जाता है, कोप्लेनारिटी उसकी लूज़ हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए वो शॉर्टर वेवलेंथ या हायर एनर्जी पे अब्जॉर्बेंस शो करता है। ये है ट्रांस स्टिल्बिन, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें इसके स्ट्रक्चर में कोप्लेनारिटी लूज़ नहीं होती है।
स्टडी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, उससे जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसके लिए जो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, उन दोनों मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और सिमेट्री सूटेबल होनी चाहिए। डोनर मॉलिक्यूल जो है, इलेक्ट्रॉन रिच डोनर मॉलिक्यूल, उसके भरे हुए पाई ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के खाली ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग के थ्रू। इसकी वजह से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका आयोडीन ब्राउन कलर का शो होता है कलर बेंजीन के प्रेजेंस में, यानी बेंजीन सॉल्वेंट में जब आयोडीन डिज़ोल्व किया जाता है तो ब्राउन कलर देखने को मिलता है। ये एक चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। ये कुछ चार्ज ट्रांसफ़र एक्सेप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं ये चार्ज ट्रांसफ़र डोनर्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। और ये है एक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स एंथ्रासीन पिक्टेट, एंथ्रासीन और पिक्रिक एसिड के बीच बना चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। डिटेक्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स उनके स्पेक्ट्रा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को कंपेयर करके उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। वेवलेंथ लैम्डा मैक्स कहाँ पर है, कितने नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्स पाया जा रहा है, उसके थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड सो ऑन, तो उनके लैम्डा मैक्स की वैल्यू नैनोमीटर्स में दी हुई है इस टेबल में। बेंजीन के लिए है 256 नैनोमीटर, नैप्थलीन के लिए 312 नैनोमीटर, एंथ्रासीन के लिए 375 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से जैसे जैसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का साइज़ बढ़ते जा रहा है उसका लैम्डा मैक्स भी बढ़ते जा रहा है। तो लैम्डा मैक्स के आधार पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। डिटेक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ अगर सैंपल में पाई जा रही हैं तो एडिशनल पीक्स देखने को मिलेंगी, यानी जो आपका मेन कंपाउंड है जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, यदि उसका पीक मिलता है, मान लीजिए 250 नैनोमीटर पे पीक मिलता है, तो 250 नैनोमीटर से नीचे और उसके ऊपर भी छोटे छोटे पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पीक्स इम्प्यूरिटीज़ को दर्शाते हैं। तो इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो आपका सैंपल है उसके स्टैंडर्ड उसके पीक से कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड के स्पेक्ट्रम से आप अपने कंपाउंड के स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके इम्प्यूरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Benzene is a common impurity found in cyclohexane and can be detected by absorbance measurement at 255 nanometer। तो इम्प्यूरिटी डिटरमाइन करने के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ पर अब्जॉर्बेंस मेजरमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन एक कॉमनली पाया जाने वाला इम्प्यूरिटी है और इसकी मौजूदगी, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है 255 नैनोमीटर्स पर स्टडी करके। एक और एग्जांपल है प्रोपेंथेलीन ब्रोमाइड। इस कंपाउंड में ज़ैंथेनोइक एसिड एक कॉमन इम्प्यूरिटी है। अब्जॉर्बेंस मेजरमेंट किया जाता है 0.5% वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 मोलर NaOH।
एट 281 नैनोमीटर, यानी जो आपका सैम्पल है उसका 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाया जाएगा और वो 0.1 मोलर NaOH में, और फिर इसका अब्जॉर्बेंस मेजरमेंट करना है 281 नैनोमीटर पे। तो यदि ज़ैंथेनोइक एसिड इम्प्यूरिटी के फॉर्म में मौजूद है प्रोपेनथेलाइन ब्रोमाइड में, तो उसका जो एब्जॉर्बेंस है 0.31 से अधिक पाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर है प्रोपेनथेलाइन ब्रोमाइड का और ये स्ट्रक्चर है ज़ैंथेनोइक एसिड का। यूवी वाटरमार्क विजिबल इन यूवी लाइट। यूवी वाटरमार्क केवल यूवी लाइट में ही दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, पासपोर्ट हो गए, इन सभी में यूवी वाटरमार्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फॉर्जरी यानी धोखाधड़ी को कम किया जा सके, धोखाधड़ी के केसेस को कम किया जा सके। ऑप्टिकल वाइटनर्स तो सभी जानते हैं, कोई गलती हो जाती है तो सफ़ेदा जो लगाया जाता है वो वाइटनर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल वाइटनर्स क्या है? ऑप्टिकल वाइटनर्स आर यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर्स, टूथपेस्ट एंड डिटर्जेंट पाउडर्स। वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट और डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। ये यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और विजिबल रेंज की लाइट को री एमिट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, it is used in quality control during development and production of dyeing reagents, inks, paints along with analysis of intermediate dyeing reagent। तो इनका इस्तेमाल क्वालिटी कंट्रोल में करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जब डाइंग रिएजेंट्स, इंक्स या पेंट्स को सिंथेसाइज किया जाता है तो उनमें इंटरमीडिएट के एनालिसिस के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऑर्गेनिक मटेरियल और हेवी मेटल्स जो एनवायरमेंटल सैंपल जैसे सॉइल सैंपल, वाटर सैंपल, एयर सैंपल में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल या हेवी मेटल के एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी दूसरे एप्लीकेशंस हैं। ड्रग फॉर्मुलेशंस यानी जो ड्रग्स हैं उनका एनालिसिस किया जा सकता है। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है और इसके लिए कंपाउंड के डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। ये NMR और IR डेटा के साथ यूज़ किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया जा सके। अकेले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका यूज़ NMR और IR डेटा के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज़ होता है। इट कैन बी यूज टू एसे द रेडिएशन वेवलेंथ्स फॉर फोटोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स। फोटोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में जो रेडिएशन है उनके वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि किस वेवलेंथ पे रिएक्शन हो रहा है। ये HPLC में एक डिटेक्टर के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। HPLC में यूवी उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि GC के साथ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी में जब कंपाउंड्स का सेपरेशन हो जाता है, एनालाइट्स का सेपरेशन हो जाता है तो उनके एनालिसिस के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से HPLC से जब कंपाउंड्स का या जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका सेपरेशन होता है तो डिटेक्शन के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।